नमस्कार, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। क्या कभी आपने सोचा है कि समाज और संसद में अंतर क्या है? समाज में हर तरीके के लोग हैं, आम भी और खास भी, लेकिन संसद एक बड़े क्षेत्र के लोगों की सामूहिक आवाज है। जहां खास लोग बैठे होते हैं, उन्हें माननीय कहकर संबोधित किया जाता है। संसद बनाई गई क्योंकि आम लोग मिल बैठकर विकास और सामाजिक कल्याण के लिए बातचीत नहीं कर सकते। संसद बनाई गई जहां संयमित तरीके से माननीय लोगों की बहस की छूट उनको दी गई और बहस के साथ ही बिल लाने और कानून बनाने की व्यवस्था दी गई। लेकिन विडंबना देखिए, आम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच बहस हो जाती है, पर जिस जगह को बहस के लिए बनाया गया वहां आपस में बातचीत तक नहीं होती और फिर खेती, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाती। सांसदों के बीच संवाद के स्तर में गिरावट को समझने के लिए हालिया सत्र की दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जो दोनों ही पक्ष से सवाल पूछती हैं। एक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी सरकार के दो मंत्रियों के बीच बिना बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं और मीडिया से साथ में बातचीत की अपील करते हैं। राहुल का यह मजाकिया अंदाज जायज हो या ना हो, लेकिन दो मंत्री जिस तरीके से भाग खड़े हुए वो बता रहा है कि पक्ष और विपक्ष में किसी बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। कितनी बड़ी खाई? दूसरी तस्वीर में भी राहुल गांधी ही है जो संसद की सीढ़ियों पर अपने ही पुराने नेता को बीजेपी में शामिल होने के लिए गद्दार तक कह देते हैं। सार्वजनिक तौर पर गद्दार कहने का यह मामला वो भी सदन के बाहर समझ से परे है, जबकि इसी संसद की परंपरा कुछ अलग रही है, जहां सदन से बाहर निकलने के बाद कॉमन प्लेस पर पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे से हंसी ठिठोली और आदर के साथ बातें करते थे। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में एक दूसरे के लिए वो आदर दिखाई नहीं देता है, नदारत दिखा। संसद के बाहर का ये अप्रोच संसद के भीतर बहस के दौरान भी अपना रंग दिखाता है, जहां काम कम और हंगामा ज्यादा होता है। हंगामा लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समाधान संवाद में है और यही वजह है कि सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत को लेकर पिछले कुछ सालों में बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या संसद बहस का मंच है या टकराव का। ये टकराव सीधे सीधे नतीजों पर असर डालते हैं। संसद का मुख्य काम कानून बनाना, सरकार से सवाल पूछना और नीतियों पर गंभीर बहस करना है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जनता की आवाज को नीति में बदलने का काम करती हैं। लोकतंत्र में संसद वो मंच है जहां पर असहमति को व्यवस्थित बहस में बदला जाता है, न कि टकराव में। लेकिन सूरत बदल चुकी है। अगर भारत के संसदीय कामकाज की यात्रा को आंकड़ों में देखें तो फर्क आपको साफ दिखाई देता है। 1950 से 70 के दशक तक संसद साल में 100 से 120 दिन से ज्यादा चलती थी। असहमति होती थी तो बहस भी लंबी होती थी। लेकिन साल 2000 के बाद के दौर में सालाना 60-70 बैठकों का ही रिकॉर्ड है। सबसे हंगामेदार रहा 17वीं लोकसभा यानी कि 2019 से 2024 के बीच का वक्त। यह पूर्ण कार्यकाल वाली सबसे कम कामकाजी लोकसभा रही, जिसमें सिर्फ 274 बैठकें हुई। हैरानी की बात यह कि इसी लोकसभा में 42% बिल तो 30 मिनट से भी कम की बहस में पास करवा दिए गए। बिना बहस के बिल पास करने का एक नतीजा और है कि अब संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या भी कम हो गई है, जबकि संसदीय समितियां तकनीकी तौर पर समीक्षा करती हैं। इससे कानून की गुणवत्ता में सुधार आता है। पूरा हाउस ही जैसे चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनमें चर्चा ढंग से नहीं होती है। जो जेपीसी काम कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि किन सब्जेक्ट्स बने। एक जेपीसी बना था, मान लीजिए इस पे वक्त पे 43 संशोधन विपक्ष ने दिए और सबको आपने खारिज कर दिया। तो फिर जेपीसी बनाने का कोई मकसद नहीं था। जब अगर विपक्ष के एक भी संशोधन को आप मानने को तैयार नहीं, फिर जेपीसी काहे के लिए बनाया था? तो इस तरह के फंक्शनिंग अगर होती रहेगी तो दिन पर दिन और हालत ख़राब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। और लक्षण उसी तरफ के हैं। असल में ये मैं मानता हूँ कि बड़ी पॉलिसीज पे जो मतभेद हैं या अलग अलग बातें हैं उनका ख़त्म हो जाना है। कुछ सत्रों में तो कामकाज का प्रतिशत 30% से भी कम तक रहा है, जहां बाकी समय नारेबाजी, स्थगन और टकराव में ही बीतता चला गया। मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, ये मैं आपको मौका दे रहा हूं। इसका मतलब ये तरीका नहीं आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें।
विरोध में ना गए, मेरे विचार वो सदन विरोध में ना गए। तानाशाही नहीं चलेगी। बीते वर्ष जनरल नारावाने in which it अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। तो जो कुछ देर पहले हमने आपको बताया उसको समझने के लिए मौजूदा वक्त यानी मौजूदा बजट के सत्र का हंगामा ही देख लीजिए। पहले चरण में ज्यादातर वक्त हंगामे की बलि चढ़ गया। विवाद की वजह हंगामे के पीछे दो मुख्य मुद्दे रहे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब और भारत अमेरिका ट्रेड डील। 2 फरवरी को ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंशों का हवाला देना चाहा तो पूरे सत्ता पक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर ने भी अनुमति नहीं दी और इस पर विपक्ष का हंगामा और बढ़ गया। So these are the memoirs of General Naravane in which it अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री तो 3 फरवरी को कागज फाड़ने की घटना हुई। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के विरोध में विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंच गए। सांसदों ने कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंक दिया और बीजेपी सांसदों के मुताबिक कांग्रेस के सांसद मेज पर चढ़ गए, कागज फाड़कर हवा में उछाल दिया। यह पूरी घटना मुख्य रूप से बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुई, जिसे कांग्रेस का अशोभनीय व्यवहार माना गया। इसी की वजह से 3 फरवरी को 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 7 कांग्रेस के और सीपीआई-एम के 1 सांसद शामिल थे जो अब तक सस्पेंड हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी बोल नहीं पाए, मतलब उन्हें भाषण की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने ऐलान करते हुए बदला लिया और पीएम को भी लोकसभा में भाषण नहीं देने का ऐलान कर दिया। ऐसा ही हुआ। 4 फरवरी को शाम 5 बजे पीएम को भाषण देने आना था। कांग्रेस ने हंगामे को और बढ़ा दिया। कांग्रेस की महिला सांसद अपनी सीट से उठकर पीएम की चेयर तक पहुंचने वाले रास्ते पर जमा हो गई। महिला सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर भी थे और सभी नारेबाजी कर रही थी। इस घेराव और सुरक्षा चिंताओं की वजह से स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी। इसकी वजह से 2004 के बाद दशकों बाद बिना प्रधानमंत्री के भाषण के बजट पास हो गया। बीजेपी के महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा, जिसमें 4 फरवरी 2026 को सदन में हुए हंगामे को लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला पल बताया। 4 फरवरी का ही एक और वीडियो सामने आया, जब हंगामा सदन से होते हुए स्पीकर के चैम्बर तक पहुंच गया था। जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्षी सांसदों का एक धड़ा एक ग्रुप स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गया। आरोप है कि वहां भी कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी के मंत्रियों के साथ तीखी बहस की और स्पीकर की मौजूदगी में बहस की बीजेपी ने निंदा की। स्पीकर चैम्बर के भीतर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बीजेपी ने आरोप लगाया कि सांसदों ने न केवल वहां हंगामा किया बल्कि चैम्बर के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जो नियमों के खिलाफ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाद में बताया कि करीब 20-25 सांसद जबरन चैम्बर में घुसे थे और वहां गाली गलौज जैसे हालात बन गए थे। हंगामे का आलम यह रहा कि 10 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दे दिया, जिस पर बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन पहले चरण में इसका असर यह हुआ कि ओम बिरला ने संसद में चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले के बाद ही चेयर पर बैठने का संदेश दिया। जिसका असर यह हुआ कि जब तमाम समझौते के बीच राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया तो चेयर पर ओम बिरला नहीं थे बल्कि जगदंबिका पाल थी। लेकिन कुछ बदला नहीं। 9 दिनों बाद यानी 11 फरवरी को राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस बात पर थी कि राहुल 9 दिनों के इंतजार के बाद क्या नया कहेंगे। सब शांति से हो जाएगा या फिर हंगामा होगा। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब से फोकस शिफ्ट करके अमेरिका भारत ट्रेड डील पर लेकर आए, जिसे वो एप्स्टीन फाइल तक ले गए। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र संसद में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और जिसमें उन्होंने सीधे सीधे एप्स्टीन फाइल से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी जोड़ दिया।
राहुल के मुताबिक एप्स्टीन और अडानी केस की वजह से अमेरिका के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और इसी के साथ राहुल ने देश बेचने वाला बयान भी दिया। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. और इसके बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए। दोनों ओर से हंगामा होने लगा। सरकार की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसे ऑथेंटिकेट करना होगा। इस पर राहुल गांधी भी खड़े हो गए। फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो इस पर राहुल गांधी भी खड़े हो गए और ऑथेंटिकेट करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक बार फिर हंगामा हुआ। स्पीकर ने फिर राहुल गांधी को टोका। In Department of Justice, files that have been released in the United States, Hardeep Puri's name is in it, Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा। राहुल जी, Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. KC Venugopal बैठिए. I am not allowing it. नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि मैंने व्यवस्था दी, मैंने पीठ से व्यवस्था दी और आप इसके बाद कह रहे हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि साल 2000 के बाद से संसद के कामकाज का ग्राफ गिरता चला गया। इसी लोकसभा में पिछले साल का हाल देख लीजिए, जिसमें खराब रिकॉर्ड मॉनसून सत्र का ही सबसे ज्यादा रहा। लेकिन नेगेटिव बातों के बीच कुछ पॉजिटिव सत्र की भी चर्चा जरूरी है। बात हो रही है बजट सत्र से ठीक पहले शीतकालीन सत्र की। 1 से 19 दिसंबर तक चले छोटे सत्र में चुनाव सुधार, वीबीजी रामजी बिल और वंदे मातरम के मुद्दे पर हंगामा थोड़ा, लेकिन काम और सार्थक बहस ज्यादा हुई। देर रात तक बैठकें करके हंगामे में बर्बाद हुए समय की भरपाई भी इस दौरान की गई। दोनों सदनों में मिलाकर 92 घंटे तक कामकाज हुआ। लोकसभा में निर्धारित समय से 103% काम हुआ। राज्यसभा में निर्धारित समय से 104% काम हुआ। और अब मॉनसून सत्र का हिसाब किताब आपको देते हैं। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला मॉनसून सत्र सबसे हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष ने SIR अभियान, ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर संकट पर खूब हंगामा काटा। 21 दिनों तक सदन चला, लेकिन कामकाज करीब करीब ठप ही रहा। कामकाज के लिहाज से 18वीं लोकसभा का ये अब तक का सबसे प्रोडक्टिव सत्र रहा। विपक्ष के कड़े विरोध और लगातार हंगामे के चलते निर्धारित समय का 2/3 हिस्सा बर्बाद हो गया था। लोकसभा में काम का जो हिसाब किताब है वो इस प्रकार है। लोकसभा में काम हुआ सिर्फ 29%, राज्यसभा में काम हुआ सिर्फ 34% और लोकसभा में प्रश्नकाल में सिर्फ 4.7 घंटे ही कार्रवाई हो पाई। तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ 1.2 घंटे की कार्रवाई हो पाई। इस तरह घंटे के हिसाब से लोकसभा की कार्यवाही 37.1 घंटे रही, तो राज्यसभा में 49.9 घंटे की कार्यवाही इस दौरान हो पाई थी। मॉनसून सत्र में 21 दिन सदन चला। प्रतिदिन औसत 6 घंटे के हिसाब से 21 दिनों में सदन में कुल 126 घंटे काम होना चाहिए था। तो अब देखिए दोनों सदनों में कितना वक्त बर्बाद हुआ और कितने पैसे का नुकसान हुआ है।
लोकसभा में 126 माइनस 37.1, अगर इसको कैलकुलेट करिए तो 88.9 घंटे काम हुआ। राज्यसभा में इसी तरीके से 126 माइनस 49.9 कैलकुलेट करिए तो 76.1 घंटे काम हुआ। कार्रवाई के घंटे बर्बाद होने पर कितना पैसा बर्बाद हुआ, यह भी हम आपको बताते हैं। लोकसभा का हाल सबसे पहले देखिए। 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे में खर्च होता है। 88.9 घंटे का खर्च कुल कैलकुलेट करके 133 करोड़ रुपए आते हैं। मतलब मॉनसून सत्र में 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। राज्यसभा का हाल अब आपको बताते हैं। 1 घंटे का खर्च 75 लाख रुपए आता है। 76 घंटे का खर्च 57 करोड़ रुपए। मतलब मॉनसून सत्र में दोनों सदनों को मिलाकर 190 करोड़ 42 लाख रुपए बर्बाद हो गए। लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोकतांत्रिक नुकसान भी है। जब बिना चर्चा के कानून बनते हैं तो उनमें खामियां रह जाती हैं, जैसा हमने कृषि कानून के मामले में देखा, जिसे वापस लेना पड़ गया। नया वक्फ कानून भी सुप्रीम कोर्ट के दर तक पहुंच गया था। ये नुकसान की चीज़ नहीं है, डेमोक्रेसी में सब होना चाहिए। नहीं होने से सरकार बेलगाम हो जाती है। तो अगर विपक्ष हंगामा करके सरकार को इशूज़ पे ले आ रहा है और सरकार अगले निगोशिएशन में, अभी निगोशिएशन में है सरकार, तो अगर निगोशिएशन में बात अच्छे तरह से जाती है तो फिर वो लोग भी ये दबाव फील करेंगे। सरकार भी वहाँ ये बता सकती है कि हमारा कितना विरोध है और हम जो समझौते करने वाले हैं या करेंगे उसका क्या असर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इशू उठने चाहिए। डेमोक्रेसी में कोई हर्ज नहीं है और ये कैलकुलेशन बहुत मतलब का नहीं है कि कितने रुपए घंटा संसद का खर्चा होता है। लेकिन 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च वाला कैलकुलेशन का आधार क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। अनुमान के मुताबिक लोकसभा में 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस लिहाज से 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक दिन में औसत 6 घंटे की कार्यवाही होती है तो 6 घंटे में 9 करोड़ रुपए यानी कि 1 दिन की कार्यवाही का यह खर्च है। और यह पूरा पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से आता है, जिसे सांसद महोदय हंगामे में बर्बाद कर देते हैं। ये पैसे मनमानी, यानी कहा जाए कि जो हंगामा होता है उसकी वजह से नुकसान होता है। ये पैसे माननीय लोगों पर कैसे खर्च किया जाता है, इसे भी आप जान लीजिए। सांसदों के वेतन पर बड़ा खर्च होता है। संसद सचिवालय पर आने वाला खर्चा भी इसी में शामिल होता है। संसद सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन भी इसी में जोड़ा जाता है और सांसदों की सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी काउंट करें तो यही हिसाब बैठता है। अब सवाल है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद अगर संसद हंगामा करें, चर्चा ना करें, तो फिर उपाय क्या है? उसे कंट्रोल करने और सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान लोकप्रिय है, जब साल 2001 में उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी दल सदन चलाने के लिए जिम्मेदार है और इसे दूसरे दलों को विश्वास में लेकर सदन चलाना होगा। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और उसे अपने विचार रखने और खुद को सम्मानजनक तरीके से पेश करने का माहौल मिलना चाहिए। इतने बड़े लग गए हैं और इशूज बड़े नहीं हैं। बहुत छोटी चीज़ पे भी आप देखिए, चुनाव हार जीत, एक दफ़े में आपने कई दफ़े देखा, मैंने तो 2500 दफ़े देखा होगा, एक स्टेटमेंट पे चुनाव पलट जाता है। तो अगर चुनाव इस तरह से हो जाए तो ये पॉलिटिकल फेलियर है, मैं मानता हूँ। कोई बड़ी घटना हो उस पर चुनाव हो जाए, मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और बाकी इशू पीछे हो गया और उस पर चुनाव हो, तो तब तो बात समझ में आती है। लेकिन एक आरएसएस चीफ ने बयान दिया और पूरा बिहार चुनाव एक तरफा हो गया, एक कोई और बयान आया उस पर, तो इस तरह की पॉलिटिक्स जब होगी तो फिर यही होगा। तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और पार्टियों को अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपने लीडर की पर्सनालिटी, लीडर की बात, उसके जुबान से निकली एक चीज़, अगर इसको इशू बनाएंगे तो पॉलिटिक्स इसी लेवल पर आएगी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में स्पीकर होता है। स्पीकर की क्या भूमिका होती है? सवाल है कि ऐसे हंगामे की सूरत में स्पीकर के पास क्या कोई स्पेशल अधिकार या ताकत है? साल 2001 में लोकसभा के नियम में संशोधन कर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त शक्ति दी गई थी। नियम 374A अध्यक्ष को सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है। 2015 में सुमित्रा महाजन ने 25 कांग्रेस सांसदों को निलंबित करने के लिए इसी नियम का इस्तेमाल किया था। विकल्प तो बहुत कुछ है, लेकिन विकल्प ये है कि चलाना सरकार को है, तो वो पुल ख़त्म हो गया है। असल में अगर आप लंबी बात करें कि पार्लियामेंट चलने में, तो
वो पुल ख़त्म हो गया है कि सब लोग साथ बैठें, साथ बैठ के इशू तय करें, हाउस चलाने का तरीका तय करें। वो अब मुझे लग रहा है कि आज की पॉलिटिक्स में वो चीज़ें ख़त्म हो गई और ख़त्म करने का दोषी कौन है ये अब लोकेट करना पड़ेगा, लेकिन हर पक्ष दोषी है। बड़ा पक्ष मैं मानता हूँ अभी भी कि सरकार बड़ा दोषी होगी, क्योंकि उसको चलाना है सब चीज़ें। और हम देख रहे हैं कि 2 बार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी सरकार देने को, क्योंकि अभी तक ये तरीका था कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता था, जैसे जिस मावलंकर के नाम पे हम अभी खड़े हैं यहाँ, वो निर्दलीय जीतते थे सब दिन, वो किसी पार्टी में नहीं जाते थे। तो इस चर्चा के बीच अब हम आपके सामने संसद के पूरे 78 साल के इतिहास को निचोड़कर उसकी 2 दिलचस्प तस्वीरें सामने रखते हैं। पहला, संसद के लिए अब तक कौन सा सत्र सबसे हंगामेदार रहा, जहां सबसे कम काम होता दिखा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसी हंगामे वाले माहौल में वो कौन सी घटना थी जिसे संसदीय इतिहास का काला दिन कहा गया। पहले हंगामेदार सत्र की चर्चा। 1987 का बोफोर्स घोटाला, जब संसद 45 दिनों तक नहीं चल सका, और इसके बाद 2001 का तहलका खुलासा। 17 दिनों तक इस दौरान संसद बाधित रहा। उस स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष को देश ने टेलीविजन पर नोट गिनते देखा था। 2010 का 2G घोटाला भी एक बड़ा इस पूरे मेमोरी में आता है। विपक्ष जेपीसी जांच पर अड़ा हुआ था। 23 दिनों का सत्र बर्बाद हो गया और उस सत्र में 32 महत्वपूर्ण बिल पर बहस होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। यही वो सत्र था जिसमें आज तक सबसे कम काम हुआ था। प्रतिशत में देखें तो सिर्फ 6% काम हुआ था, बाकी सब हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इसके अलावा 2016 में नोटबंदी के बाद हुए शीतकालीन सत्र में सिर्फ 15% कामकाज हो पाया था। बहुत बार बनी है, 1-2 बार नहीं बनी है। बोफोर्स पर बनी है, राम मंदिर पर बनी है, और राम मंदिर पे तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा इशू नहीं था। राम मंदिर पे लगभग सहमति थी। तो इशू जिस तरह से आएंगे, और अभी भी आएंगे, कोई ऐसा नहीं है, और लड़ना चाहिए तो किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। तो ये लगभग उस तरह से लड़ाई हो रही है, और इसके लिए दोषी दोनों पक्ष हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ज़्यादा दोष मैं तब भी सरकार का मानूंगा, क्योंकि हाउस चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। तो राजनीतिक टकराव हंगामे का सबसे बड़ा कारण है। जब किसी बड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती तो विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर पहुंच जाता है, और फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो संसदीय इतिहास में स्वर्ण नहीं बल्कि काले अक्षरों में लिखी जाती हैं। इनमें सबसे ऊपर माना जाता है 1975 में किया गया इमरजेंसी का ऐलान। दूसरे नंबर पर है 2008 में संसद का नोट कांड। 22 जुलाई को बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहराए। आरोप लगाया गया था विश्वास मत के पक्ष में वोटिंग के लिए रिश्वत दी गई। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और अमेरिका से न्यूक्लियर डील की वजह से अल्पमत में थी। इसके बाद 2011 की वो घटना जिसमें वोटिंग से पहले लोकपाल विधेयक की कॉपी फाड़ दी गई थी। हंगामे के बीच सरकार ने वोटिंग नहीं करवाई। मनमोहन सरकार पर वोटिंग से भागने के आरोप लगे थे। और फिर 2014 का जिक्र आता है, जब संसद के भीतर मिर्ची स्प्रे किया गया था। मिर्च स्प्रे पाउडर लेकर पहुंचे थे। तेलंगाना गठन के विरोध में मिर्ची स्प्रे से हमला किया गया था और कांग्रेस सांसद राजगोपाल ने नेताओं पर मिर्ची स्प्रे छिड़का था। घटना के बाद सांसद राजगोपाल को सस्पेंड कर दिया गया था। और अब सबसे आखिर में देख लीजिए, संसद के 78 सालों के इतिहास में कामकाज के लिहाज से सबसे ज्यादा और सबसे कम बिल कब पास हुए, यानी बिल पास कराने में जो रिकॉर्ड बने। पहली लोकसभा में हर साल औसतन 72 बिल पास करवाए गए। 17वीं लोकसभा में हर साल औसतन 45 बिल पास करवाए गए। 1976 में सबसे ज्यादा 118 बिल पास करवाने का रिकॉर्ड बना और 2004 में सबसे कम 18 बिल पास करवाने का रिकॉर्ड बना। ये पूरे इतिहास में है कि कब ज्यादा कब कम करवाए गए। लेकिन सबसे आखिर में जानिए कि क्या हंगामे की वजह से बिगड़ते हालात किसी तस्वीर सिर्फ हमारे ही देश में देखी जाती है? क्या हमारी ही संसद में बैनर और काली मिर्च पाउडर लिए सांसद आपको हैरत में डाल देते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ दूसरे देशों का भी हाल हमसे भी बुरा है। पिछले साल यूक्रेन में सांसदों ने एक दूसरे के सिर पर खूब वार किए और सिर फोड़ दिए थे। जॉर्जिया के संसद में भी काफी गुत्थम गुत्थी देखी गई थी। वहीं ताइवान, सोमालिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, नेपाल तक कई देशों में ऐसी तस्वीरें लगातार आई हैं कई देशों की।
जिसमें संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं कोई अखाड़ा नजर आता है। लेकिन विदेशों से कुछ समाधान भी नजर आता है। अगर संसद को बचाना है तो कुछ कड़े सुधारों की आवश्यकता है, जैसे ब्रिटेन की तरह भारत में कम से कम 100 से 120 दिन का अनिवार्य बैठक कैलेंडर होना चाहिए और विपक्ष के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन फिक्स करने चाहिए, जहां एजेंडा विपक्ष ही तय करे, ना कि सरकार। सांसदों का प्रोडक्टिविटी मीटर जनता के सामने लाया जाना चाहिए ताकि पता चले कि आपके जनप्रतिनिधि संसद में चिल्लाने के अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या किए हैं। हर बिल को पास करवाने से पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना भी जरूरी होना चाहिए, जिससे बिल की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, विवाद ही न पैदा हो सके और ऐसी स्थिति दोबारा देखने को ना मिले। तो इतिहास हमने आपको बताया, लेकिन जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, वो वाकई में हैरान करता है कि जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आखिर वो कानून बनाने के बजाय क्या कर रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, ये मैं आपको मौका दे रहा हूं। इसका मतलब ये तरीका नहीं आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। ना गए मेरे वो सदन विरोध में ना गए, तानाशाही नहीं चलेगी। बीते वर्ष General Naravane, in which